Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a previous year question paper of class 10th English. ये केंद्रीय विद्यालय लास्ट ईयर सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है आपका. पेपर आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ. क्या पैटर्न है ये तो अभी तक आप सबको पता ही होगा. पिछले साल 6th क्लास में भी आपने एग्जाम्स दिए होंगे. सो 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपके दो पैसेजेस होंगे. एक 8 मार्क का होगा और एक 12 मार्क का होगा. नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन में आपकी ग्रामर होती है और कुछ क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद सेक्शन सी आपका लिटरेचर का होता है जिसमें आपके बुक से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं. इसमें भी दो आपके सीन पैसेजेस होते हैं. एक आपकी पोएम का एक्सट्रैक्ट होता है और एक किसी चैप्टर का. तो चलिए एक बार दिखा देते हैं सभी आपको. अब रीडिंग और ये जो लास्ट पार्ट है ये मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं पूरा पैसेज पढ़ूँ और फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आपको ढूंढ के बताऊँ. ये हमेशा वैसे भी डिफरेंट ही आने वाला है. एक बार दिखा देते हैं कैसा पैसेज आता है. मेन जो फोकस है वो मैं बी पार्ट जो है आपका राइटिंग वाला इसको आपको समझा दूंगी किस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना होता है. ओके, खैर पेपर अभी हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए एक पैसेज आया हुआ है. पहले पैसेज को पढ़ लीजिए. क्या लिखा है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ बीन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के बारे में दिया होगा. कंप्यूटर्स क्या क्या काम करता है, किस तरीके से ये जो है यूज़फुल है ह्यूमन बीइंग के लिए. पहले आप इसको पढ़ लीजिए और नीचे आपके ये 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसमें और इसमें ये आपका 12 मार्क का होगा. ओके, थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता. इसको रीड कर लीजिए और देन नीचे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके आपको आंसर्स कर देने हैं. सेकेंड पैराग्राफ में जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं. जैसे कि विच वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स अननोन पर्सन. अननोन पर्सन के लिए जो वर्ड है वो स्ट्रेंजर यूज होता है. स्ट्रेंजर, स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रेंजर या फिर एनोनिमस, जो भी आपको दिया होगा स्ट्रेंजर ही आई थिंक जैसे हम रीड कर रहे थे. नेक्स्ट इज गिव द एंटोनिम ऑपोजिट ऑफ सैड. सैड का ऑपोजिट होता है हैप्पी. ये तो बहुत ईजी है. गिव द नाउन फॉर्म ऑफ सेफ. सेफ की नाउन फॉर्म होगी सेफ्टी. गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सक्सीड. सक्सीड आपकी एक वर्ब है कि आप सक्सीड कर रहे हैं. इसका एडजेक्टिव होगा अगर आप किसी के को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं और उसमें सक्सीड का कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसका होगा सक्सेसफुल. ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन. ओके, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. अब आगे आते हैं. चलिए राइटिंग एंड ग्रामर में सबसे पहले राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट लीव. लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को. ऑल्सो मेंशन द रीज़न. यू आर अर्पित सूची जो भी है ये आप सेकेंड क्लास से ये चीज़ लिखते हुए आ रहे हैं एप्लीकेशन. मैं एक बार फाइनल फॉर्मेट आपको बता देती हूँ. सो ये देखिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं, एक तो टू जो आप पहले ऊपर लिखते थे वो हट गया है. टू से स्टार्ट नहीं करेंगे आप. एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे द प्रिंसिपल से. टी कैपिटल होगा और पी कैपिटल होगा. प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिए. कई बार आप साइंस वाला प्रिंसिपल भी लिख देते हैं. ये लिखा आपने. उसके बाद नीचे अपने स्कूल का नाम लिखिए. मान लीजिए KV पुरम सेक्टर 7 में आप पढ़ते हैं वो आप लिखेंगे. देन नीचे स्टेट का नाम लिखेंगे दिल्ली और वहाँ का पिन कोड जो भी है 1100 -- समथिंग. उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए. डेट लिखिए और डेट का फॉर्मेट क्या है. डेट ऐसे मत लिखिए डेट डैश 23/1/2021 ऐसे नहीं लिखना है. डेट आप लिखेंगे. पहली बात तो डेट नहीं लिखना है, सीधा डेट ही लिखेंगे 23 जनवरी 2021. ये फॉर्मेट होना चाहिए. फिर से एक लाइन छोड़ दीजिए. फिर सब्जेक्ट लिखिए. यहाँ पर जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी पर्सन को उसमें सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी को भी लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रिंसिपल्स वैसे ही बहुत बिजी होते हैं. वो शायद आपकी पूरी एप्लीकेशन ना पढ़े तो वो सब्जेक्ट देख के समझ जाते हैं अच्छा ठीक है इस बच्चे को लीव चाहिए अपने भाई की शादी के लिए, तो वो इससे समझ जाएंगे और आपके जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्ट करेंगे. जो भी पूरा उनके पास अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं पूरा तो उनके पास आपका मैटर है कि मतलब उन्हें पता है कि आप लेटर में आगे क्या कहेंगे. लेकिन जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, अपने ब्रदर को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर में आप कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते क्योंकि आपके रिलेटिव तो आपका लेटर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे फॉर श्योर. ओके, तो इसमें सब्जेक्ट आप लिखेंगे लीव एप्लीकेशन, क्योंकि रीज़न कहा था. अब फीवर वाला रीज़न या फिर सिक लीव लिखनी है तो वो भी ठीक है, लेकिन दूसरा कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं. टू अटेंड मैरिज ऑफ माई ब्रदर. ओके, नीचे उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे. फिर नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करना है. थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए आगे 1 to 2 वर्ड्स का. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास लिखिए. मान लीजिए आप 7th B में हैं. ऑफ योर स्कूल. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू. फिर बताना है कि क्या है. दैट माई ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन दिस डेट. किस डेट को सेरेमनी है. माई फैमिली इज़ इन नीड ऑफ माई हेल्प. मेरी फैमिली को मेरी हेल्प चाहिए. सिंस देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि बहुत सारा काम है. देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास ऑन दोज डेज. इसलिए मैं उन दिनों में
क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मुझे प्लीज़ लीव दे दीजिए। कितने दिनों की चाहिए वो लिख दीजिए। मान लीजिए आपको 4 डेज़ की लीव चाहिए और यहाँ पर डेट ज़रूर लिखेंगे कब से कब तक, क्योंकि एप्लीकेशन आप 23rd को लिख रहे हैं, तो मान लीजिए 24th से टू 29th, 24, 25, 26, 20, तो 5 डेज़ हो गए, 28 जनवरी तक आपको चाहिए, डेट लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में ये लाइन ज़रूर लर्न कर लीजिए, कभी भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो लास्ट में ये लाइन ज़रूर ऐड करनी है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा अगर आप मेरा ऊपर का वाला जो काम आपने दिया है वो कर दें, मुझे छुट्टी दे दें इस केस में। उसके बाद थैंकिंग यू लिखना है, थैंक यू नहीं लिखना है, थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। योर्स ओबीडियंटली, इसमें भी आप गलती करते हैं। योर्स में पहली बात तो ये वाला योर्स नहीं लिखना है, योर्स एक ही उसमें आएगा, एपोस्ट्रॉफ नहीं लगाना, और योर भी नहीं लिखना है, योर ओबीडियंटली, आप योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे, नीचे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। ओके, ये हो गया। अगर आप सिक लीव लिखना चाहते हैं तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से मुझे बुखार है, माई फैमिली डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 days, सो काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। जो भी आपको रीज़न लिखना है इस तरीके से आप अपनी लीव को लिखेंगे। ओके, फॉर्मेट अगर आपका सही हो, थोड़ी सी ग्रामर मिस्टेक आप ना करें, लिखना आपको अपनी तरफ से सिर्फ यही 2-3 लाइनें बनानी है, बाकी इतना आपका हमेशा सेम रहेगा, ये आपका हमेशा सेम रहेगा। तो ये 2 लाइन अगर आप ढंग से लिख दे तो यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दीज लेटर्स। चलिए, एक लेटर आपका ज़रूर आएगा। नेक्स्ट, सेकंड, एक पैराग्राफ राइटिंग है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ किस तरीके से हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ये 8 मार्क्स का टॉपिक है आपका। थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको लिखने हैं। ट्रीज आर बेस्ट फ्रेंड मतलब कि ट्रीज हमें क्या देते हैं, किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, वो थोड़ा सा आपको इनके बारे में लिखना है। और ये तो आप पहले से ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। सो पहले टॉपिक लिखेंगे आप, क्योंकि पैराग्राफ आपको लिखना है, कुछ नहीं लिखना, फिर सीधा स्टार्ट कर देना है। ट्रीज़ आर आर बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ आर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आर ग्रेट फ्रेंड, हमारी ड्यूटी है। अब ये नहीं कि वो हमें ये देते हैं, वो हमें ये देते हैं, आप यही लिखते रहे कि उनसे हमें मेडिसिन मिलती है, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। थोड़ा फ्रेंडशिप वाला दिखाइए, आप को भी दिखाना है कि हमें उनके लिए क्या करना है, ट्रीज़ को प्लांट करना है, वाटर करना है। ओके, आपको भी अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना है। हमारी ड्यूटी है उनके टेक केयर करना ऑफ आर ग्रेट फ्रेंड, फॉर आर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट एंड क्रीचर। जस्ट लाइक गुड फ्रेंड्स की तरह ट्रीज सर्विस अस इन मैनी वेज, ट्री जो है हमें सर्व करते हैं बहुत सारे तरीकों से। सबसे पहले, अ गुड फ्रेंड शेयर हिज थिंग्स विद हिज फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त अपने फ्रेंड के साथ चीज़ें शेयर करता है, और ट्रीज भी हमारे साथ करते हैं। वी गेट फूड, फ्लावर, फ्रूट, सीड, मेडिसिन फ्रॉम ट्रीज। अब आप 7th क्लास में आ गए, अब एक एक चीज़ नहीं लिखनी है आपको। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट, वी गेट फ्लावर फ्रॉम प्लांट, ये सभी चीज़ें एक ही पॉइंट में कवर हो जानी चाहिए आपकी, अननेसेसरली बढ़ाना नहीं है अपने टॉपिक को। ये एक पॉइंट आप लिख देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना चाहे इसको आगे। अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त हमेशा दूसरे दोस्त को प्रोटेक्ट करता है। ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सिजलिंग हीट ऑफ द सन अंडर इट्स शेड, ट्री भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो छाया देते हैं। ट्री सप्लाइज अस विद वुड टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर, फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वुड देते हैं। ट्रीज गिव प्लेस टू लिव टू मैनी बर्ड्स एंड क्रीचर, बहुत सारे बर्ड्स और क्रीचर को रहने की जगह देते हैं। ट्री गिव शेल्टर टू मैनी एनिमल्स विच अगेन इन टर्न सर्व ह्यूमन बींग, ट्रीज कई एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, जगह देते हैं, जो कि फिर इनडायरेक्टली मतलब हम लोगों को हेल्प करते हैं। बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा साइंस का एक पॉइंट डाल दीजिए। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्री मेंटेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़रूरी है। ट्री अब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अप ऑक्सीजन फॉर अस टू सर्वाइव, हमें हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ट्रीज कंट्रोल फ्लड बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट लैंड इरोजन, रॉटन लीव्स मेक द लैंड फर्टाइल, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। दस ट्री नेवर फेल टू सर्व द रोल ऑफ गुड फ्रेंड, एक अच्छे फ्रेंड का रोल हमेशा वो सर्व करते हैं, कभी फेल नहीं होते इस चीज़ में। वी शुड ऑल्सो नॉट कट ट्रीज, हमें भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वी शुड रादर प्रोटेक्ट देम एंड प्लांट मोर ट्रीज, हमें उन्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और ज़्यादा ट्रीज को प्लांट भी करना चाहिए। ओके, ये मैंने मोटा मोटा सा बता दिया, बाकी आप पैराग्राफ में इसको जैसा भी लिखना चाहें। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं। लेटर आएगा, एक पैराग्राफ आएगा, एक आपको स्टोरी राइटिंग आएगी जहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दे रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हुई है किस टाइप से आपको स्टोरी डेवलप करनी है। फार्मर फाइंड्स गूज इन फॉरेस्ट, फार्मर को फॉरेस्ट में गूज मिली। ब्रिंग इट होम, घर वो उसको लेके आया। इट लेज गोल्डन एग्स एवरी डे, हर रोज़ वो गोल्डन एग देती थी। फार्मर सेल एग्स बिकम रिच, फार्मर एग बेचता है, रिच बन जाता है। फार्मर्स वाइफ ग्रीडी होगी। सजेस्ट दे कट द गूज, सजेस्ट करेगी कि गूज को कट कर दो। कैन टेक आउट ऑल द
एग ऑल द गोल्ड इन इट्स स्टमक्स, ताकि वो सारे एग्स ले ले। कट द गूज, गूज को कट करेंगे। फाइंड नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। लूज गूज एंड गुड फॉर्च्यून, गूज को भी लूज़ कर देंगे और जो अच्छा उनका एक किस्मत थी उसको भी वो लूज़ कर देंगे। अब ये आंसर आपको 7 मार्क में लिखना है। अगर आप बिल्कुल यही लिख देंगे थोड़ा EZMR लगा के तो ये 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। 7 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 100 to 150 वर्ड्स तो लिखने ही है। तो स्टोरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ स्टार्ट करिए, बीच में 2-4 सेंटेंसेस अपने भी डाल दीजिए। जैसे कि आप शुरू करेंगे, वंस अपॉन टाइम देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, फार्मर को गरीब बना दीजिए, एक बार की बात है, एक पुअर फार्मर रहता है। वन डे ही फाइंड, उसके बाद थोड़ा सा इसका भी लिख दीजिए, एक दिन उसे मिलती है अ गूज इन द फॉरेस्ट, एक गूज मिलती है फॉरेस्ट में। शी वॉज वेरी हंग्री, ये भी लिख दीजिए, चलिए वो बहुत हंग्री थी, पहले फार्मर को अच्छा दिखाते हैं। द फार्मर ब्रिंग इट होम, फार्मर उसको घर ले आता है एंड गिव हिम ग्रेन्स टू ईट, उसको खाने के लिए ग्रेन्स दे देता है। द नेक्स्ट डे द गूज लेज अ गोल्डन एग, अगले दिन वो एक गोल्डन एग देती है। एंड द सॉरी, क्योंकि हर दिन देना है उसको, तो द गूज स्टार्टेड गिविंग गोल्डन एग्स एवरी डे, वो हर रोज़ उनको गोल्डन एग्स देना शुरू कर देती है। द फार्मर वेंट टू द टाउन विद द एग्स एंड सोल्ड द एग्स फॉर गुड प्राइस, वो अच्छे प्राइस पर उसको बेच देता है। एंड एज द फार्मर स्टार्टेड बिकमिंग रिचर बाय सेलिंग गोल्डन ही बिकेम मोर ग्रीडी टू, जैसे जैसे वो बेचने लगता है तो वो फार्मर ग्रीडी नहीं होता, ओके वो बेच के उनको रिच हो जाता है, देन ही बिकेम रिच। बट फार्मर्स वाइफ बिकेम ग्रीडी, उसकी जो वाइफ है वो ग्रीडी हो जाती है। सो शी सेड टू द फार्मर, इसलिए वो फार्मर को कहती है, इफ़ वी कुड गेट ऑल द एग्स दैट आर इनसाइड द गूज, हमें कैसा हो कि अगर एक ही साथ हमें सारे एग्स मिल जाएं, एंड वी कुड गेट रिच फास्टर, और हम जल्दी से जो है वो अमीर बन जाए। सो शी सजेस्टेड, फिर वो सजेस्ट करती है दैट दे शुड कट द गूज, कि उन्हें गूज को कट कर देना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक आउट ऑल द गोल्ड इन इट्स स्टमक, ताकि वो जितना भी एग है उसके स्टमक में वो सब ले सके। सो द कपल डिसाइडेड टू कट ओपन द गूज, वो डिसाइड करते हैं कि वो कट कर देंगे उसको, एंड गेट द गोल्ड माइन इनसाइड द गूज एट वंस, और एक ही बार में सब कुछ वो ले लेंगे। 1-2 सेंटेंस जैसा मैंने कहा अपनी तरफ से डालना पड़ेगा आपको। सो द नेक्स्ट डे दे वेंट टू द नेस्ट, वो उसके नेस्ट में जाते हैं, एंड किल द गूज एंड कट द गूज, गूज को कट कर देते हैं। बट दे फाइंड दैट शी वॉज जस्ट लाइक अदर गूज, फिर उनको पता लगता है कि वो तो बाकी गूज की तरह ही है। एंड शी डिडंट हैव एनी गोल्डन एग इन साइड हर, कुछ भी उसके अंदर ऐसा गोल्डन एग नहीं है। दे फाइंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिलता। नाउ दे लूज द गूज एंड द गुड फॉर्च्यून, वो दोनों ही खो देते हैं। एंड आफ्टर दैट दे वुड नेवर गेट एनी गोल्डन एग अगेन, उसके बाद उन्हें कभी भी गोल्डन एग नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टोरी डेवलप करनी होती है। कुछ अपने सेंटेंसेस डाल दीजिए, इजी सेंटेंस, बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है पूरा ये, ओके। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे चूज़ करके आपको वर्ड यहाँ पर भरना है। आई डैश फॉर अ वॉक डेली इन द इवनिंग, मैं रोज़ शाम को वॉक के लिए जाता हूँ। सो आई गो फॉर वॉक, जाता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ता हूँ, ता है पे जो एंड होता है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई गो। लास्ट इवनिंग, कल शाम को, आई डैश बैक फ्रॉम ऑफिस रादर लेट, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया, तो क्योंकि लास्ट इवनिंग की बात हो रही है पास्ट टेंस होगा, सो आई केम बैक फ्रॉम ऑफिस रादर लेट, थोड़ा सा लेट आया। व्हेन आई, जब मैं आया, रिटर्न आएगा यहाँ पर, होम जब मैं घर वापस आया। सो व्हेन आई रिटर्नड होम, रिटर्निंग, या फिर रिटर्निंग होता तो कोई आपको पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती, क्योंकि वो नहीं है। सो आई रिटर्नड होम, जब मैं घर आया। आई डैश, मुझे पता लगा, सो आई फाउंड, मतलब इसके बाद पूरा पास्ट टेंस में ही चलेगा, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के बाद। तो मुझे पता लगता है दैट माई सन हैज़ इंजर्ड हिज लेफ्ट आर्म सीरियसली, मेरा जो सन है उसके लेफ्ट आर्म इंजर हो गई है और वो सीरियस है, ओके बस। और यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, तो यानी कि ये आपके करेक्ट ऑप्शन हैं जो आपको चूज़ करने होंगे यहाँ से और ऊपर फिल करने हैं। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, रीअरेंजमेंट भी हमेशा ही आता है, एक सेंटेंस आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिया होता है, रीअरेंज करके आपको उसको करेक्ट करना होता है। पीकॉक अ ब्यूटिफुल इज बर्ड, सो अ पीकॉक इज फर्स्ट, इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। नेक्स्ट ग्रीन ब्लू इट्स एंड बॉडी इज, इट्स बॉडी इज ग्रीन एंड ब्लू, या फिर ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्लू, ओके। इट नेशनल आवर इज बर्ड, इट इज
our national bird. It is our national bird. Neck feather covered is with its neck is covered with feathers. बस तो इस तरीके से इनको अनजम्बल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दीजिए और सामने सही करके लिख दीजिए अपनी कॉपी में. सो दैट्स ऑल. ये आपका 30 मार्क का सेक्शन खत्म होता है. लास्ट लिटरेचर में आपको दिखा देती हूँ. जैसा मैंने कहा, एक पोएम का एक्सट्रैक्ट आएगा आपको. पोएम का नाम बताइए, पोएट का नाम बताइए. जितनी भी पोएम्स है आपके हाफ में, नेक्स्ट हाफ में आधी बुक के बाद उनको थोड़ा सा देख लीजिए. उनकी स्टोरी लाइन आपको पता हो और पोएट का नाम पता हो. ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है. फिर 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ ले जाएंगे. राइमिंग वर्ड बताइए एंड ऑल. राइमिंग वर्ड का एक पेयर इसमें हो जाएगा, गुड एंड फूड. फिर इसके ऑप्शन में भी एक आता है, बाई चांस किसी बच्चे ने ये पोएम नहीं पढ़ी या फिर ये आंसर नहीं आता, तो दोनों में से कोई एक आपको पता होना चाहिए. उसके बाद एक आपके चैप्टर का एक्सट्रैक्ट आएगा और उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर. और फिर आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स. 7 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. आपको कोई 5 करने हैं. 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 है. एनी 5 यू हैव टू अटेम्प्ट. ऑप्शंस होते हैं हर इसमें क्वेश्चन आंसर्स में. उसके बाद यहाँ पर आपके 5 है, आपको कोई 4 करने हैं और लास्ट में ये आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है. सो ये था. एक बार इस पर मैं रख देती हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आपको पता होने चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे आते हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था आपका पेपर. होपफुली थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आपके लिए प्रिपरेशन में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अब सिर्फ हिंदी का ही पेपर बचा है, बाकी 6th और 7th के मैं सारे अपलोड कर चुकी हूँ. वो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा. सो थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम.